हेलो 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 एंड वेलकम गाइस। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल, पाकिस्तान वर्स्ट सीरियल किलर। एक डॉक्यूमेंट्री हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल वीडियो देखेंगे। ये अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया एंड मुझे लगा कि मैं इसको देखूं कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। ऐसी स्टोरीज़ हमारी कंट्रीज़ में चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो या किसी भी देश में दुनिया के, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन ऐसी डिटेल वीडियो यहाँ पर एक आपने शायद कभी सुना होगा कि इंडिया में एक कांड हुआ था। दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली अचानक से सुसाइड कर लेती है। तो वो वाला सीन कुछ हो गया था। तो उसकी स्टोरी बाद में मुझे पता चली, कुछ वेब सीरीज़ या फिर कुछ मूवी टाइप का उसके ऊपर बना, तो डिटेल में मुझे पता चला कि आखिर क्या हुआ था। दिल दहला देने वाले कुछ ऐसे किस्से होते हैं। तो देखते हैं क्या स्टोरी है। इसकी पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है कि 100 बच्चों को मारा। इसके पीछे स्टोरी क्या हो सकती है? बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। लेट्स स्टार्ट। उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह नो वन हैज गॉन होम। किस तरह ये वो बंदा लेट है। नवंबर 1999। लाहौर पुलिस अपने रोज़मर्रा की ड्यूटी में मसरूफ़ होती है और अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कन्फेशन। कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। उस लेटर में एक विक्टिम का नाम, पता और किस जरिए से उसका कत्ल किया गया था, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। कितना टाइम एसिड को लगा उसकी बॉडी डिसॉल्व करने में, और आखिर में एक मकान का पता दिया हुआ था, 16B रावी रोड। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक कैम्बो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर उस पता पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर एक शख्स बाहर आता है, 38 साला जावेद इकबाल। पुलिस उससे उस खत के मुतल्लिक कुछ सवाल करती है और मज़ीद डिटेल्स मांगती है। जावेद का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और अपनी सर पर बंदूक रख के पुलिस को धमकाता है कि अगर वो यहाँ से ना गई तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस बिना उसको रोके, बिना उसे कोई मज़ीद सवाल पूछे और बिना घर की कोई तलाशी लिए वहाँ से चली जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, ये आदमी क्या किसी का कत्ल करेगा, और वो भी 100 बच्चों का। They had no idea that they just walked away from the worst serial killer in Pakistan's history. Worst serial killer in Pakistan history पर stop. Video starts now. Criminal profile. सन 2000 में ट्रायल स्टार्ट हुआ। ओके। November 22nd, 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस दौरान के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को बच्चों की तस्वीर मिलती हैं और एक ख़त जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको साथ उन तमाम बच्चों की तस्वीर मिलेंगी। कौन है वो और कहाँ से? मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के ज़रिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ। वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ तो सब सबूत मिल जाएगा। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। या तो जावेद को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और या तो उसने वाकई ये जुर्म किया है। वो बगैर वक्त ज़ाया किए उस मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फैलांग के दाखिल होते हैं तो सामने उन्हें 85 जूतों के पेड़ मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। एक और कमरे में एसिड के ड्रम पड़े होते हैं और उनमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए
तो वो सारा कुछ जो जुबैर इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। दीवार पर उन्हें कार्ड्स चिपके हुए मिलते हैं जिस पर अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई थीं। कुछ बॉडीज़ को मैंने जान के पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ उनकी तस्दीक कर सकें, और मैं अब दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुंचाती है और साथ ही 57 बच्चों के नाम और पता, जिसके बाद उस मकान के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। And they broke down in uncontrollable sobs when they recognized the clothes and shoes of their children. Javed Iqbal was on the run, and the biggest manhunt Pakistan has ever seen was launched. लेकिन किया क्यों यार इसने? December 29th, 1999. जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उन्हें एक एक वाक़ये की डिटेल्स देता है। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब जारी रख सकता। दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में ढेरों फौजी और पुलिस अफसर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटेरोगेशन करने पर जावेद ने बेचारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफ़ी का शिकार था। एज द पीसेज ऑफ द पजल वर कमिंग टुगेदर, मोर एंड मोर वॉज कमिंग आउट ऑफ जावेद एंड हिज डिस्टर्बिंग पास्ट। जावेद एक वेल्दी फैमिली की छठी औलाद थी, 4 बहनें और 5 भाई। उसके वालिदैन के मुताबिक वो बहुत ज़हीन और चालाक था, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन के कारण उसमें स्वीयर एग्रेशन पैदा होने लगा। वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी खड़ी करने लगा और अक्सर रात में सबको जगाकर एक लाइन में खड़े होने का कहता था। जावेद के भाई के मुताबिक वो अपने मन की चीज़ लेकर रखता था और अगर उसका बाप मना करे तो खुद पर तशद्दुद शुरू कर देता। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने उसे एक लोहे का बिजनेस सेटअप करके दिया और वहाँ वो मोस्टली बच्चों को हायर करता था क्योंकि उन्हें तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन इस हायरिंग के पीछे एक और वजह थी। जावेद वॉज अ होमोसेक्सुअल विद पेडोफिलिक टेंडेंसीज। वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। इसके बावजूद जावेद की 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों शादियां सिर्फ 1 साल तक रही। उसने एक आर्केड वीडियो गेम शॉप खोली और जैसे एक लॉलीपॉप पर मक्खियां जमा होती हैं, गली के बच्चे वहां सारा दिन जमा होकर गेम खेलते थे। जावेद ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो ज़मीन पे 100 का नोट रखता था, इस उम्मीद में कि कोई बच्चा ये नोट ज़रूर उठाएगा। फिर वो शक में आकर बच्चों को लाइन में खड़ा करता और एक एक करके उन्हें प्राइवेट रूम ले जाकर तलाशी देने को कहता और साथ ही उन बच्चों के साथ भयानक हरकतें करता था। बच्चों के वालिदैन ने उन्हें गेमिंग जोन जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जावेद ने एक जिम और एक्वेरियम खोला एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए। बाय 1997 जावेद को शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि जिन मकसद से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था उस पे पैसे बहुत लगते थे। इस नुकसान के बायस उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और वो लाहौर शहर का रुख करता है। जावेद को इस शहर में परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, दाता दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी श्राइन है। उधर बेशुमार बच्चे खाने की तलाश में आते थे और जावेद उन्हें रिहाइश और खाने के बहाने अपने घर ले आता। मजीद कुछ बच्चे उसे बस के अड्डों से मिलते थे जो अपने घर से भागे हुए थे। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दाता दरबार से 18 साल के बच्चे को घर लाता है। जावेद ने उसके साथ खूब ज्यादती की, लेकिन रात को जब जावेद बिस्तर पर सो रहा था उस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा। पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। पुलिस के पहुंचने पर जावेद ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है और पुलिस उसे सज़ा के तौर पे 100 कोरे मारती है।
इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन कोमे में रहता है। जावेद की फैमिली उसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ होती है जो उसके लिए खूब आंसू बहाती है। आई थिंक कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि वो वाकया जावेद के अंदर का राक्षस बाहर लाता है। जावेद ने कभी नहीं सोचा था कि वायलेंस और एग्रेशन उसके खिलाफ भी हो सकता है। जावेद कंटिन्यू टू रन आउट ऑफ मनी एंड दैट फोर्स्ड हिम टू मूव टू अ रेंटल हाउस 16B रावी रोड। एंड नाउ जावेद was set for revenge. मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया और नाम मुझसे चला गया। मैंने ये सब उसके बदले में किया है। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। This gives us enough psychological explanation behind Javed's evil actions. 100 कोरों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 से जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। 147 दिन में ही कर दिया। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता था, फिर वो उन्हें बाहर अच्छा सा खाना खिलाता, घर वापसी लाने के बाद उनके साथ घिनौनी हरकतें करता और आखिर में उनके गले पर चेन बांधकर मार देता। फिर उन बॉडीज को एसिड के ड्रम में डाल देता था। ये ड्रम This continued to happen to 100 innocent children. Oh my God, पुलिस को ये कैसे किया मुकम्मल होगा? कन्फेशन पेश करने के बाद उन विक्टिम्स की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और पूरे लाहौर में सिर्फ माओं की रोने की आवाज़ थी। सड़कें खाली रहने लगीं और माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया। निकलने से मना 100 कर में से दिया सिर्फ होगा। 57 बच्चों की तस्दीक हो सकी थी क्योंकि ज़्यादातर बॉडीज़ एसिड में पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई थीं। February 18th, 2000 जावेद इकबाल was formally indicted और साथ ही उसके 3 साथी साजिद जिसको 686 साल की कैद सुनाई गई और बाकी नदीम को 186 साल और साबिर जो सिर्फ 13 साल का था अपनी ज़िंदगी के अगले 42 साल जेल में देख रहा था। जावेद का खुद को सरेंडर करना, जंग के दफ्तर तशरीफ़ लाना और पुलिस को सबूत के साथ मुकम्मल कन्फेशन देने के बावजूद वो कोर्ट में अपनी इनोसेंस क्लेम करता है। उसके क्लेम के मुताबिक उसने सिर्फ इसलिए कन्फेस किया था ताकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। उसके बाद जावेद अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है और कहता है कि 20 लोगों ने उसके घर आकर उन बच्चों का कत्ल किया और वो किसी को ना बचा सका, जिसके गिले में आकर उसने ये कन्फेशन दिया। However, on 9th of March 2000, जावेद changed his story yet again. वो कोर्ट में बताता है कि एक्चुअली कोई भी बच्चा कत्ल नहीं हुआ और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। कोर्ट में मौजूद जज ये तीनों स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। जज अल्लाह बख्श रांझा के सर पर पूरे मुल्क का बोझ था। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर हड़ताल करते और इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते थे। जावेद को वो सज़ा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी जिससे उसने बच्चों का कत्ल किया। उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और बारी बारी उन्हें एसिड में डुबोया जाएगा। उसके चेहरे पे बिल्कुल ये सजा का ऐलान सुनकर ना सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि फॉरेन NGOs भी अलर्ट हो जाती हैं। उस दौरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि ये सजा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और कुछ फॉरेन NGOs भी जावेद की सपोर्ट को आ पहुंची। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को मौत की धमकियां आने लगीं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और जावेद को जो सजा सुनाई थी वो अब कंफर्म हो चुकी थी। As we are coming towards the conclusion of this story, we ended up having more questions than answers. 9th of October 2001. In Block 7 of the maximum security prison in Kot Lakhpat, Javed Iqbal was found dead, along with his accomplice Sajid. इनिशियल रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि जावेद और साजिद ने अपनी कमीज का फंदा बनाकर खुदकुशी की है, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि रात 10 से 2 बजे तक CCTV कैमरास बंद थे और उस दौरान गार्ड भी सो रहा था। दोनों मुजरिम का एक ही तरह और एक ही टाइम पर मर जाना हम व्यूअर्स को सिर्फ शक में डालता है कि क्या उन्होंने वाकई अपनी जान ली और या उन्हें मरवाया गया था। यार स्टोरी इस बड़ी वाक़े अजीब है, को लेकिन बीते 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के वालिदैन का सदमा अभी भी ताज़ा है।
इस केस होगा। के पीछे वजह और उसके जिंदगी इम्पैक्ट को बचाएगा। अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। द हॉरर, ब्रूटैलिटी Underestimate. एंड वायलेंस is still lingering in the public unconsciousness, while also raising many questions for the departments of the country who had pledged to keep us safe. One can only think of those boys and their families and hope that such कैसे safe रह atrocities सकते हैं? never ever happen again. उफ, ये जितनी ख़तरनाक और ख़ौफनाक है स्टोरी, उतने ही सवाल भी छोड़ के जाती है कि यार उसने बयान बदले तो सच क्या है, और अगर किसी और ने उसके घर में जाकर मारा तो ऐसा कैसे हो सकता है। खैर ये तो झूठ लग रही है स्टोरी, क्योंकि कोई और आएगा और वो चुप रहेगा, किसी को बताएगा भी नहीं या फिर किसी को पता नहीं चलेगा। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं है तब तक ये क्राइम छुप नहीं सकता था, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक, खौफनाक, माओं के दिलों को चीर देने वाली चीज़, ये कोई स्टोरी नहीं बनती है, ये एक सनकीपन है जो हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं आसपास हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा सनकी हो जाते हैं, दिमाग से हिले हुए होते हैं, उनकी हेल्थ इतनी ख़राब होती है दिमागी, कि वो ऐसे काम करने लगते हैं जो हमने अभी देखा इस स्टोरी के अंदर। ठीक है, आपको कोड़े पड़े, आपने पकड़े गए, पिटाई लगी, लेकिन उसका बदला आप पूरी दुनिया से लोगे, पूरी दुनिया की माओं से लोगे। ये कोई सेंस नहीं बनता है, ये एक सनकीपन है, दिमागी हालत ख़राब होने का एक सबूत है जो ये हुआ है। क्या गुजरी होगी उन पर, और कैसे कैसे उसने, मतलब वो एक वेल्दी फैमिली से था तो उसने इतने इंतज़ाम किए, सब कुछ लाया, तेज़ाब वेज़ाब लाकर उसमें सब कुछ डालकर। ओ माय गॉड, क्या रहा होगा उस टाइम, बच्चों की आगे क्या होगा, कितना जुल्म हुआ होगा, किस तरीके से उसको पकड़ा होगा जब वो भाग रहा होगा बच्चा, तो किस तरीके से उसको रोक कर मारा पीटा, और पता नहीं क्या क्या अपनी मर्ज़ी के काम किए होंगे उस जानवर ने। ओ माय गॉड, ऐसा कभी ना हो। और मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े इसमें, तो उस टाइम के लोग जो 10-12 साल, 5-6 साल के थे उस टाइम, वो कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के नीचे कि यार हाँ, उस टाइम ये खौफ था, लोग हमें बाहर नहीं जाने देते थे और हमारी माएँ हमें बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि ये सीन हुआ था उस टाइम। ये अफवाहें फैली हुई थी कि ऐसा कोई 100 लोगों को, बच्चों को मारने वाला किलर है। और कितना खुश, कोई माथे पर शिकन नहीं उसके, कुछ बुरा नहीं लग रहा उसको, ऐसे ही जाकर बैठ गया और कबूल लिया उसने। जब वो लेटर पढ़ रहा था, मैंने पूरी वीडियो में जब सबसे पहले जब उसने कबूल करने वाला लेटर बताया इन्होंने, तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे यार, कि मकसद पूरा हो गया है, 100 लोगों को मारना। ओ माय गॉड, क्या दिमाग में चल रहा होगा उसकी। बहुत तगड़ी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है इन्होंने। हम सब, ये बंदा सामने आ गया है, इसने कबूल कर लिया है तो ये सामने आया है, वरना ये छुपकर और भी ज़्यादा कुछ कर सकता था, या फिर ऐसे ही और भी लोग होंगे छुपे हुए जो ऐसे क्राइम्स कर रहे होंगे, जो सामने नहीं आते हैं बहुत से लोग। कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ क्राइम्स सामने आ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत टाइम तक, शायद अभी तक कुछ लोग सामने नहीं आए होंगे। तो वो क्या कर रहे होंगे, कितना जुल्म कर रहे होंगे, क्या कुछ कर रहे होंगे वो, जब तक सामने नहीं आते हैं। ये सोच भी दिल दहला देती है।